नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में वनपाल वन रक्षक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, इससे पहले मैंने वनपाल वन रक्षक की वीडियो और डाल दी है। अगर आपने उनको नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि उन वीडियो में मैंने आधे से ज़्यादा सिलेबस को कवर किया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करें तो यहाँ दिया गया है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? A. C. L. कार्लाइल, H. D. सांकलिया, B. लाल, A. सनिंघम। तो दोस्तों, राजस्थान में सर्वेक्षण कार्य का प्रारंभ करने का श्रेय A. C. L. कार्लाइल को जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर सनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी और राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय A. C. L. कार्लाइल को दिया जाता है। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ दिया गया है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलोमोलो भीनमाल, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, मांडव्यपुर जोधपुर, जांगल बीकानेर। तो दोस्तों, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी वो पीलोमोलो मतलब भीनमाल थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत की यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ शी में किया। इसमें उसने गुर्जर राज्य को कुचिलोम गुर्जर तथा इनकी राजधानी भीनमाल का नाम पीलोमोलो लिखा है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था दोस्तों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? उदय सिंह, कान्हड़ देव, वीरम देव और चाचिक देव। दोस्तों, चाचिक देव जो थे उनको दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दशरथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह के पुत्र चाचिक देव ने राज्य की सीमा को बढ़ाया। नसरुद्दीन महमूद तथा बलबन का समकालीन था, जिन्होंने इसको किसी प्रकार से सताने का साहस नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ दिया गया है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। दोस्तों, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। खातौली का युद्ध, जो कि पीपलदा तहसील कोटा का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था और इसमें राणा सांगा विजय रहा, किंतु राणा सांगा लंगड़ा हो गया। इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया है दोस्तों कि बीकानेर शासक करण सिंह किस या फिर कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर, शाहजहाँ, शाहजहाँ औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब और शाह आलम। तो दोस्तों, बीकानेर के शासक करण सिंह जो थे वह शाहजहाँ औरंगजेब दोनों के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महाराणा सूर सिंह की मृत्यु होने पर उनके ज्येष्ठ पुत्र करण सिंह 13 अक्टूबर 1631 को बीकानेर की गद्दी पर बैठ गए। करण सिंह मुगल सम्राट शाहजहाँ और औरंगजेब के समकालीन थे। जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित करण सिंह के शासनकाल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया है दोस्तों कि 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? आमेर, मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर। तो दोस्तों, 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध आमेर राज्य से है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने अपने 12 पुत्रों के नाम से स्थायी जहागीर चलाई, जिन्हें कोटड़ी कहा जाता था। और आमेर जयपुर में सामंतों का वर्गीकरण 12 कोटड़ी में किया गया। इसमें प्रथम कोटड़ी ने कछवाहों की थी, जो राजावत कहलाए थे और राजवंश के निकट संबंधी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ दिया गया है कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना
राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। यह किसने कहा था? रतन देवी शास्त्री, कमला स्वाधीन, कल्याणी पराशर, शांति त्रिवेदी। तो दोस्तों, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, यह शांति त्रिवेदी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नागपुर महाराष्ट्र में जन्मी शांति त्रिवेदी ने उदयपुर के परशुराम त्रिवेदी के साथ विवाह के उपरांत महिलाओं के विकास हेतु सामाजिक कार्य में संलग्न रही। उन्होंने 1947 में उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि मदन पराजय पार्श्वयज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतियाँ हैं? अर्जुनलाल शेट्टी की, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज और खेजड़ली का मेला। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अर्जुनलाल शेट्टी। अजमेर में रहते हुए अर्जुनलाल शेट्टी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। मद्रास की वेलूर जेल में उन्होंने 70 दिन का अनशन किया, जो देश के राजनीतिक इतिहास में पहला अनशन माना जाता है। मदन पराजय, पार्श्वयज्ञ आदि इनकी मुख्य कृतियाँ हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया है दोस्तों कि वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? कोटा, अजमेर, अलवर, जयपुर। दोस्तों, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर आंदोलन अलवर में चला था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अलवर राज्य में 1921 में जंगली सुअरों को अनाज खिलाकर रौंदों से पाला जाता था। यह सुअर किसानों की बड़ी फसलों को नष्ट कर देते थे। पाबंदी होने के कारण इन सुअरों को मारा नहीं जाता था। 1921 में सुअरों के उत्पात से तंग आकर किसानों ने आंदोलन कर दिया। परिणाम स्वरूप महाराणा ने इन्हें अंततः सुअर मारने की अनुमति दे दी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया है दोस्तों कि बारह देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित हैं। बेंगू, लाडनू, जहाजपुर और नौहर। दोस्तों, बारह देवरा शिव मंदिर जो हैं वह जहाजपुर में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बारह देवरा मंदिर जहाजपुर जो कि भीलवाड़ा में स्थित हैं। इस मंदिर के परिसर में 12 छोटे छोटे मंदिर हैं। यह मंदिर 12वीं शताब्दी का बना हुआ है। मंदिर के बाहर की ओर नृत्यरत गणेश जी की मूर्ति स्थित हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? डांडिया, गेर, बालर और नेजा। तो दोस्तों, भीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन नेजा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह नृत्य एक खेल नृत्य है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। इस नृत्य में एक खंबे को भूमि में रोककर उसके सिर पर नारियल रख दिया जाता है। खंबे पर चढ़कर नारियल उतारने वाले पुरुष को खंबे को घेरकर खड़ी स्त्रियां छड़ियों एवं कोड़ों से मारती हैं, कोड़ों से पीटती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ दिया गया है राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तेजाजी, कबीर, तुलसीदास और सूरदास। दोस्तों, तेजाजी जो हैं वो राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जाटों के आराध्य देव तेजाजी की मान्यता परम गोरक्षक एवं गायों के मुक्तिदाता, धोलियावीर, काला एवं बाला के देवता एवं कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में हैं। लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर तेजाजी महाराज ने उनकी सहायता की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि लाल्या कैल्या मेला आयोजित होता है कौन से जिले में? भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। तो दोस्तों, लाल्या कैल्या मेला जो है वह अजमेर जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह मेला अजमेर शहर का एक ऐतिहासिक मेला है जो करीब 3.5 सालों से बढ़ता आ रहा है। इसमें लाल्या वराह भगवान तथा कैल्या हिरणाक्ष के प्रतीक हैं। यह मेला नरसिंह चतुर्थी को भरता है, होलिका के रूप में नकटी धरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि अनमेल विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया? जयपुर, कोटा, अलवर और उदयपुर। दोस्तों, अनमेल विवाह या बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम अलवर रियासत ने बनाया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने
बाल विवाह और अनिमेल विवाह को निषेध घोषित किया। राजस्थान में वाटरकृत एजीजी राजपूत हितकारिणी सभा के निर्णय अनुसार जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय उनके प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने 1885 में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ दिया गया है कि राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। 9, 14, 11 और 12। दोस्तों राजस्थान के 12 जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वह देखते हो 12 जिले कौन कौन से हैं, देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग के राज्य के 12 जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर को मरुस्थलीय जिले माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वप्रथम अधिक गर्मी किस महीने में होती है। अप्रैल, जून, मई और जुलाई। दोस्तों राजस्थान में अधिक गर्मी जून जिले में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु मार्च के आरंभ से जून तक रहती है। कर्क रेखा जो राज्य के दक्षिण से होकर गुजरती है, पर 21 मार्च को प्रकाश की अवधि की वृद्धि और प्रकाश की किरणों का कोण सीधा बनने लगता है। इस ऋतु में वायु दाब के परिणाम स्वरूप तेज हवाएं एवं आंधियाँ चलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया गया है दोस्तों कि राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम रेड लोम मृदा पाई जाती हैं। उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, दौसा। दोस्तों राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर में लाल लोम मृदा पाई जाती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लाल रंग युक्त इस मिट्टी के कण बारीक होने के कारण इसे लाल दोमट मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड के कणों की अधिकता तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम लवणों की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले के कुछ भागों में पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ दिया गया है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है। अजमेर, सवाई माधोपुर, बालोतरा और सोनभद्र। दोस्तों पुष्कर की पहाड़ियों में जब ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ बालोतरा में आती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के 2 शहर बालोतरा व हनुमानगढ़ जंक्शन नदी के पेटे के नीचे अवस्थित हैं। लूनी नदी में अधिक जल होने पर बालोतरा में व घग्गर नदी में अधिक जल होने पर हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों यहाँ दिया गया है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है सतलुज नदी पर बांखड़ा बांध से, रिहंद नदी व रिहंद घाटी योजना से, महानदी पर हीराकुंड योजना से, सतलुज व्यास नदी पर हरिके बांध से। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, इसका उद्गम सतलुज व्यास नदी पर हरिके बांध से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 31 मार्च 1958 को शुरू इस परियोजना को सबसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इसका 2 नवंबर 1984 में नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। हरिके बैराज जो कि सतलज व ब्यास नदियों के संगम पर स्थित पंजाब के फिरोजपुर जिले में से निकाली गई इस बाड़मेर की गडरा से रोड तक विस्तारित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों यहाँ दिया गया है कि राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था। 1950 में, 1960 में, 1954 में और 1958 में। दोस्तों राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन 1960 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। योजना प्रक्रिया में मूल्यांकन की विशिष्ट भूमिका को ध्यान में रखते हुए राज्य में अप्रैल 1960 में मूल्यांकन संगठन की स्थापना की गई। यद्यपि संगठन का कार्य पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास योजनाओं के आंकलन से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों यहाँ दिया गया है कि अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा हुआ है। स्कूल में मिड डे मील से, शिशु पोषाहार, पीतल के पात्र निर्माण और कृषि। दोस्तों अक्षय फाउंडेशन कार्य स्कूल में मिड डे मील से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मिड डे मील कार्यक्रम के तहत अधिक जन सहयोग प्राप्त करने हेतु मिड डे मील ट्रस्ट का गठन किया गया है।
कई औद्योगिक घरानों एवं धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा रसोई घर का निर्माण एवं अन्य सुविधाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें अक्षय पात्र फाउंडेशन, नंदी फाउंडेशन, हेवल्स इंडिया लिमिटेड व वह सांवलिया जी का मंदिर ट्रस्ट पर प्रमुख हैं। यहाँ दिया गया है कि माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़। दोस्तों, माही जल विद्युत परियोजना बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। माही जल विद्युत परियोजना राजस्थान व गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। बांसवाड़ा के माही बजाज सागर बांध पर स्थापित 2 विद्युत घरों से राज्य को 140 मेगावाट विद्युत आवंटित करने का प्रावधान किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और मुख्य सचिव। दोस्तों, राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान वो है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी ही है जैसे केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री की है। वस्तुतः शासन संचालन का प्रमुख कर्ताधर्ता वही होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया होने के नाते समस्त सत्ता में अंतर्निहित होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर। 8 दिसंबर 1976 को राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने 31 जनवरी 1977 में एक खंडपीठ जयपुर में स्थापना की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ दिया गया है कि किस वर्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम को लागू किया गया था। 1953 में, 1935 में, 1963 में और 1936 में। दोस्तों, राजस्थान में पंचायती अधिनियम को सन 1953 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान पंचायती अधिनियम 1953 भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लेखित दर्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। 1953 में विधानसभा द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1953 पारित किया गया। इसे 1954 में अधिनियम का स्वरूप दे दिया गया। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद राकेश पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट में डाल दूंगा। और दोस्तों, आप टेलीग्राम पर एग्जाम विद राकेश सर्च करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करो।